हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम डिस्कस करेंगे आसियान के सेकंड पार्ट को और इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो लेक्चर आप तक पीडीएफ में पहुंचा है तो आप यहां पर नीचे दिए गए लिंक पर कनेक्ट कर डायरेक्टली यूट्यूब से ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी कि लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए पहले एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में किन किन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। तो हमने डिस्कस कर लिया है आसियान के एक जनरल इंट्रोडक्शन को, उसकी स्थापना, गठन और उसके मुख्यालय के बारे में। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था संस्थापक देशों को, जो कि नए एवं पुराने हैं। इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम अपनी पिछली सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। और हमने अपने लेक्चर का एंड किया था आसियान शैली, उसके उद्देश्य और मानचित्र आधारित प्रश्नों पर। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आज हम इस पूरे लेक्चर में किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आसियान के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों को, उसके बाद इसके लक्ष्य और प्रासंगिकता की चर्चा की जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आसियान के फ्लैग को, जहां से आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। और हम अपने लेक्चर का एंड करेंगे आसियान की उपलब्धियों एवं महत्वपूर्ण जानकारियों से, जहां से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं। तो चलिए चलते हैं आसियान के 3 स्तंभों की तरफ और जानते हैं कि यह 3 स्तंभ इतने जरूरी क्यों हैं। यदि बात की जाए आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता की, तो वहां पर सबका सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यानी कि कोई देश अगर छोटा है तो भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा कि अन्य देशों के साथ किया जाता है। 2003 में आसियान के 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। जैसा कि हमने अपने यूरोपीय संघ वाले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी संगठन या किसी भी संघ का विकास एक दिन में नहीं होता है, उसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार आसियान संघ ने भी अपने आप को 3 स्तंभों के आधार पर विकसित किया। तो चलिए जानते हैं कि वह 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्तंभ के रूप में हम देख सकते हैं आसियान सुरक्षा समुदाय को। दूसरे नंबर पर आता है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरे और अंतिम स्तंभ के रूप में हम देख सकते हैं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। और यदि बात की जाए आसियान सुरक्षा समुदाय की, तो यह क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी कि ये उन सदस्य देशों को ऐसा मंच प्रदान करता है जिसके कारण यह क्षेत्र सैनिक टकराव रहित हो सके। तो आशा करता हूं कि आप इन 3 स्तंभों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है वह यही बनता है कि आसियान के कितने स्तंभ हैं। तो आपका जवाब रहेगा आसियान के मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं। पहला आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो आई होप अब आप इन तीनों स्तंभों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आसियान के लक्ष्य और प्रासंगिकता पर। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रासंगिकता का मतलब क्या है। इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज किया जाता है रेलिवेंट, कि ये जो समुदाय है इसकी कोई रेलिवेंसी यानी कि इसकी कोई उपलब्धि है कि नहीं है, इसको हमें क्यों मानना चाहिए, यही सारे पॉइंट्स जो है वो हम इसके लक्ष्य एवं प्रासंगिकता में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं इसकी प्रासंगिकता की तरफ। तो पहले पॉइंट के रूप में आप देख सकते हैं निवेश,
श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान। यानी कि आसियान की सबसे बड़ी प्रासंगिकता या सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर अधिक ध्यान दिया। आसियान शैली, जिसे हम अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, टकराव रहित बातचीत और परामर्श यानी कि सलाह की नीति इसे सबसे बड़ी ताकत बनाती है। तीसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं भारत एवं सभी देशों और विश्व शक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराता है। और इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है उसे हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है कि विश्व की लगभग 2 बड़ी शक्तियां यहाँ पर अपनी रुचि दिखा रही है, जिसे हम अमेरिका और चीन के नाम से जानते हैं, और इन दोनों ने ही इस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई है। 1991 की बात की जाए तो 1991 के बाद भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई गई। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आसियान में निवेश, श्रम समस्या, मुक्त व्यापार आदि तत्वों पर अधिक ध्यान दिया जाता है ताकि सहयोग और आर्थिक विकास को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है बच्चों, और वो पॉइंट है पूर्व की ओर देखो की नीति जो भारत और आसियान के देशों के बीच थी, उस नीति के स्थान पर अब पूर्वोत्तर कार्य नीति में परिवर्तित हो गया। यानी कि पहले था लुक ईस्ट और अब हो गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो आई होप आप आसियान के लक्ष्य और प्रासंगिकता को अच्छे से समझ पाए होंगे। और स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, आपका 6 मार्क्स में आएगा, और यहाँ पर हमने 7 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो आप किन्हीं 6 पॉइंट्स को लिखकर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जरूर कर दें। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आसियान की उपलब्धियों की तरफ कि उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। इसके विजन दस्तावेज 2020, जिसे हम विजन 2020 के नाम से भी जानते हैं, में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका की प्रमुखता दी गई है। बहुमुखी भूमिका से मतलब है कि यह टोटल डेवलपमेंट की बात करता है, चाहे वह सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो या फिर हो आर्थिक। यहाँ पर दूसरी उपलब्धि के रूप में हम देख सकते हैं कि पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है। यानी कि प्रत्येक साल इसकी बैठक होती है, जहां पर समस्याओं के समाधान के लिए सभी सदस्य देशों को एक मंच प्रदान होता है। और यदि मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्वी तिमोर का जो संकट हुआ था उसको भी इस संगठन के द्वारा संभाला गया। और यहां पर आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जो पूर्वी तिमोर है वह आसियान का एक पर्यवेक्षक देश भी है। यानी कि यह आसियान की ऑब्जर्विंग कंट्रीज है, ये इसका सदस्य तो नहीं है, लेकिन यह इसका पर्यवेक्षक देश भी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आसियान की अगली उपलब्धि की बात की जाए तो वो है कंबोडिया के टकराव को समाप्त करने में भी आसियान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इंटरनेट पर एक बार कंबोडिया संकट को ज़रूर देख लें, ज़रूर सर्च कर लें। अगर वहाँ से आपको संतुष्टि नहीं होती है फिर तो हम बैठे ही हैं, क्यों टेंशन की बात है जब सर हमारे साथ हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हेडर की तरफ, जो है आसियान का झंडा। तो यहाँ पर आप अगर इसके झंडे को, इसके ध्वज को गहनता से देखेंगे तो रेड कलर का बेस है और वहां पर 10 धान की बालियों को दिखाया गया है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई के 10 देशों को संबोधित करती है, उन्हें इंगित करती है। और यह एक धागे से बंधे हुए हैं जो कि आपस में मित्रता, एकता के धागे को संबोधित करता है। और यह जो वृत्त का आकार यहाँ पर दिखाया गया है, यह एकता का प्रतीक है। तो यहां से देखिए आपके पास कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि इस झंडे में किसे दर्शाया गया है। तो धान की 10 बालियों को दर्शाया गया है, जो कि सदस्य 10 देशों को इंगित करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पिक्चर बेस आ सकता है कि आपको इसकी पिक्चर दिखा दी गई और आपसे पूछा जाए कि यह जो ध्वज है ये किस संगठन से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 बालियों की अगर बात हो रही है तो वह ध्वज जो है वह आसियान से संबंधित है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे लेक्चर के लास्ट हेडर की तरफ, जो है आसियान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहां पर हम जितने भी फैक्ट्स डिस्कस करेंगे वह सभी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहां से आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वह आने की पूरी संभावनाएं हैं।
तो चलिए पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिसके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की है। यानी कि हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि सदस्य देश जो हैं वह आपस में सहयोग करने, शांति, निष्पक्षता और अन्य सकारात्मक कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई। तो यहाँ पर अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो यूरोपीय संघ जो है वो एक बहुत विकसित संगठन है। वहीं दूसरी तरफ आसियान की बात करें तो आसियान बुनियादी रूप से एक आर्थिक संगठन था और वह वैसा ही रहा, यानी कि वह राजनीतिक रूप नहीं ले पाया जैसा कि यूरोपीय संघ ने लिया। तो चलिए इसी के साथ ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आसियान के क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, लेकिन अगर हम इसके विकास की बात करें तो इसका विकास इन सभी से बहुत अधिक तेजी से हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पॉइंट को समझाने की ज़रूरत है। अन्य जितने भी संघ हैं या बहुत विकसित देश हैं उनके मुकाबले में आसियान जो है वो बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, जो है आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य। तो जब भी आसियान का उद्देश्य आए या आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आए तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तय करना। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि आसियान के जितने भी देश हैं वह एक साझा बाजार यानी कि एक मिला जुला बाजार जो है उसको तय करते हैं और उत्पादन का आधार तैयार करते हैं कि कौन सा देश क्या उत्पादित करेगा, इसका पूर्व निर्धारित किया जाता है और इसी कारण इन इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी हमें मदद मिलती है। और मुख्य रूप से बात की जाए तो आसियान में निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी आसियान द्वारा अधिक ध्यान दिया गया है और यही वो कारण है कि इसकी वजह से इसकी जो अर्थव्यवस्था है वह बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि भारत ने 2 आसियान सदस्यों यानी कि सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है, जिससे न केवल इन देशों को बल्कि भारत को भी आर्थिक विकास हो रहा है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों एवं सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद यानी कि बातचीत और सलाह करने की नीति में है। और अगर बात की जाए एशिया की तो यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्ति को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। तो आई होप आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आसियान के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।